आज हमारे स्टूडियो में आए हैं खेताराम कुमावत। आप डॉक्टर हो और आप रिटायर्ड ओएनजीसी से महाप्रबंधक रहे हैं और साथ में पीएचडी करके आपने डॉक्टर की उपाधि धारण करी है, गोल्ड मेडलिस्ट है। आज हमारे स्टूडियो में योग को लेकर आपसे कुछ सवाल जवाब रहेंगे और साथ ही वर्तमान परिदृश्य में योग का जो महत्व है वो भी आप सिद्ध करेंगे। डॉक्टर साहब, कुछ सवाल का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं ले लेता हूं। सदियों पुरानी जो परंपरा रही है योग, और आज देश ने उसे वापस अपनाया है, ये वापस अपनाने की वजह क्या रही? देखिए, हमारे देश में योग की परंपरा सदियों से रही है जी। योग हमेशा चलता आया है जी। कभी लुप्त नहीं हुआ जी। हालांकि अभी इन कुछ दिनों में, कुछ सालों में योग का महत्व कुछ हमारे ऋषियों ने, बाबा रामदेव इत्यादि ने काफी बढ़ा दिया है जी। और योग से जीवन स्वस्थ होता है, जीवन संपूर्ण होता है और जीवन बिल्कुल आसानी से जिया जा सकता है। इसलिए योग का महत्व बढ़ गया है। एक बात बताइए डॉक्टर साहब, बदलते परिवेश में मैं देख रहा हूं कि शहरों में बड़े बड़े जिम खुले हुए हैं और वर्तमान का जो एक जो भौतिक युग जिसे बोल दीजिए, आज की यूथ जनरेशन की बात करें तो जिम में जाना ज्यादा पसंद कर रही है, लेकिन उसके बाद में योग का भी महत्व बढ़ रहा है, ये कह नहीं सकते। आज का दिन स्पेशल है, 21 जून है, आज स्पेशल दिन है, लेकिन जिस तरीके से योग को जो स्थान मिलना चाहिए भारत में, अपने देश में, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या वो मिला है क्या? या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ भारत में भी जो जिम वगैरह जो चीजें तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन योग के जो सेंटर खुलने चाहिए वो इतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं? जो जिम की आप बात कर रहे हैं उससे केवल शारीरिक सौष्ठव मिलता है जी। जो संपूर्ण जीवन जीने का तरीका है वो नहीं मिलता। योग एक जीवन जीने की पद्धति है। योग में केवल व्यायाम और आसन और शारीरिक क्रियाएं नहीं है। हमारे महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं जी। यम, नियम जी। आसन जी। प्राणायाम, ध्यान, समर्पण, समाधि और प्रत्याहार। तो इन सभी से मिलकर योग बनता है और सभी का हम अनुसरण करेंगे तभी हम संपूर्णता को प्राप्त होंगे। योग का मतलब जब शरीर का और मन का संपूर्ण विकास, ये जब होता है तभी जो है ना हम निश्चिंत होकर अपना सुखी जीवन जी सकते हैं। केवल शारीरिक सौष्ठव से जो जिम से मिलता है उससे वो प्राप्त नहीं होता। ये जागरूकता पर निर्भर करता है। जब जागृति आएगी और योग के प्रति जब लोग समझेंगे कि योग से हमें क्या प्राप्त होता है तो योग की तरफ आकर्षित होंगे और योग के केंद्र भी खुलेंगे और जो है ना ये जो जिम है उनकी तरफ लोगों का ध्यान कम होगा। एक बात और बताइए डॉक्टर साहब, 2015 से पहले शायद योग को सरकारी सपोर्ट भी उतना नहीं मिलता था। 2015 के बाद में केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक योग दिवस के लिए पहल करा, बड़ा कदम भी उठाया। क्या लगता है कि सरकारों को पहले ही योग को प्रमोट करना चाहिए? काफी देर कर दी है हमने। ये निर्भर करता है योग के प्रति आपका ज्ञान कितना है। 2014-15 के बाद में जो व्यक्ति सरकार में आए उनको योग का अच्छा ज्ञान, इसलिए योग को महत्व मिला। संभवतया इससे पहले जो सरकारें रही उनको योग का ज्ञान नहीं होगा, योग के महत्व का पता नहीं होगा, इसलिए इसको महत्व नहीं दिया गया। जैसे मैंने राजयोग के 8 अंग आपको बताए, इन 8 अंगों से जीवन में सर्वांगीण विकास होता है, सर्वतोन्मुखी विकास होता है।
तो ये चीज जब सबको मालूम होती है तो जो है ना इसकी ओर ध्यान आकर्षित होता है और इस पर ध्यान दिया जाता है। तो वर्तमान जो सरकार है उसको ये मालूम है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और यही नहीं, इसको विश्व स्तर पर भी ले जाया गया और योग के महत्व को भी समझाया गया और विश्व ने भी आज 121 से ज़्यादा देश योग करते हैं और विश्व में योग का महत्व समझने लगे हैं। जब विश्व में योग का महत्व समझने लगे हैं तो भारत में भी सब समझने लगे हैं और योग के प्रति सबका आकर्षण बढ़ रहा है। आप लगभग लंबे समय से योग करते आए हो और काफ़ी फिट भी रहते हो, लगभग 70 साल की आपकी उम्र है। मुझे एक और बात बताइए डॉक्टर साहब कि आज के दिन भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत में भी मैंने देखा है, कई तस्वीरें आई है, शानदार अलग अलग मतलब शहरों से गाँव में योग दिवस है। आखिर योग से मुख्य तौर पर एक व्यक्ति के शरीर के साथ साथ आप बता रहे थे मानसिक विकास में भी सहायक है। बच्चों को किस तरह से सर्वांगीण विकास के लिए योग सहायक है, ये तमाम थोड़ा योग का महत्व हमें विस्तृत तरीके से बताइए। अभी जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो केवल योग ये अपने जो आसन और प्राणायाम के आ रहे हैं। योग के तो मैंने बताया यम नियम भी होते हैं। अब यम के 5 अंग है, उसमें आपको सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये जीवन में उतारना होता है। ऐसे ही नियम के भी 5 अंग है। उसमें आपको सोच यानी मन और शरीर की शुद्धि, संतोष यानी संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना, तप यानी अनुशासन रहना, स्वाध्याय यानी चिंतन करना और ईश्वर प्राणिधान यानी ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर से के प्रति श्रद्धा रखना, पूर्ण श्रद्धा रखना, ये सब भी होते हैं। और इसके अलावा अपने शरीर पर नियंत्रण के लिए हम योगासन करते हैं, अपने मन पर नियंत्रण के लिए हम प्राणायाम करते हैं और अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए हम प्रत्याहार करते हैं और हम धारणा करते हैं मन को एकाग्र करने के लिए, एकाग्रचित होने के लिए। ऐसे ही हम निरंतर ध्यान करते हैं और एक स्थिति होती है समाधि की, उसमें शब्दों से परे चैतन्य की अवस्था को प्राप्त होना यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये सब चीजें जब जुड़ जाती हैं तब योग पूर्ण होता है और तब मानव का सर्वांगीण विकास योग से होता है। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि एक बच्चों के जो उम्र का कोई निर्धारित उम्र है क्या कि यहाँ से योग शुरू किया जाए, इसका कोई नियम बना हुआ है या आप जब चाहे किसी भी उम्र में योग शुरू कर सकते हो? नहीं, ऐसा कोई निर्धारित नियम नहीं है, लेकिन बच्चा जब खेल कूद की स्थिति में की अवस्था में आ जाए उस समय से वो योग और प्राणायाम करना शुरू कर सकता है। अच्छा, योग का नाम आता है तो बाबा रामदेव का नाम जुड़ जाता है। बताया जाता है कि योग को भारत में स्थापित करने में बाबा रामदेव का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कितना सहमत हो आप इस बात से? इससे मैं पूर्णतया सहमत हूँ, क्योंकि इससे पहले कुछ ऋषि मुनि योग व्यायाम करवाते थे, लेकिन योग के महत्व को उन्होंने इतना नहीं समझाया। आप उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लीजिए या सोशल मीडिया कह लीजिए या आपका ये प्रचार जो अखबार वगैरह इत्यादि प्रिंट मीडिया ये कह लीजिए, इसके माध्यम से इतना प्रचार नहीं हुआ करता था। बाबा रामदेव ने इसको एक आंदोलन के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया और बाबा रामदेव ने सिर्फ अपने पतंजलि आश्रम में ही नहीं, देश के विभिन्न भागों में जाकर, विभिन्न स्थानों पर जाकर बड़े बड़े कैंप लगाए
और कैंप लगाकर लोगों को योग का महत्व समझाया, तब लोगों को इसमें जो है ना कुछ अच्छा लगा, लोगों का रुझान इसमें बढ़ा, इससे इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ और लोग जो है ना योग ज़्यादा करने लगे। मैं अपनी वार्तालाप के अंतिम पड़ाव में कुछ बातें आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या आज का दिन योग के लिए स्पेशल है? हम देखते हैं कि आज के बाद में जो तस्वीरें आज आ रही है अलग अलग शहरों से लोगों का योग के प्रति, लेकिन उसके बाद में योग में उतना झुकाव नहीं रहता है, तो क्या लोगों में चेतना जागरूकता की कुछ कमी है या सरकार को कुछ पॉलिसी बनाना चाहिए, कुछ रोड मैप बनाना चाहिए? नहीं, आज ही के दिन योग करना ऐसा नहीं है। आज तो सिर्फ जैसे अपन जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन के दिन खुशियां मनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दिन जो है ना अपन हमें खुश नहीं रहना चाहिए, बाकी दिन भी हमें खुश रहना चाहिए। आज योग पर एक के महत्व को समझने के लिए, योग का पर जो है ना जोर देने के लिए आज का ये विशेष दिन है। बाकी हमको हमेशा योग करना चाहिए और एक नियमित जीवन बनाकर योग करना चाहिए, तभी हमें लाभ होगा, अन्यथा एक दिन योग करने से तो कुछ नहीं होगा। एक और सरकार कोई भी हो, सरकारें योग को, क्योंकि योग भारत की पौराणिक या प्राचीन पद्धतियों में से एक, अभी आप बता रहे थे मुझे, सभी को, कुछ एनजीओ को, कुछ सरकारों को, कुछ सोशल वर्कर को आगे आना चाहिए ताकि ये जो पद्धति इसको हम संजो सके और लोगों को और ज्यादा आने वाली पीढ़ी के लिए हम इसको और ज्यादा विकसित कर सकें। बिल्कुल, एनजीओज को इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि जैसे एनजीओज पर्यावरण के क्षेत्र में तो काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में एनजीओज का इतना ध्यान नहीं गया है। जब मैंने ये बताया ना कि जब योग के महत्व को समझेंगे तो अवश्य एनजीओ भी इसमें ध्यान देंगे और इसकी ओर आकर्षित होंगे और इसको आगे ले जाएंगे। डॉक्टर साहब, योग की कुछ क्रियाएं हम लोगों को बताइए ताकि लोग देखें, दर्शक देखें और योग का महत्व समझ सके। तो मैं चाहूंगा कि आप आज इस उम्र में भी फिट हो, आखिर इसका राज अभी हमने बताया, तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ योग क्रियाएं आप हमें करके दिखाएं। नहीं, जो मैं फिट हूँ ना, उसका केवल योग में जीवन जीना तो है ही, इसके अलावा स्वस्थ जीवन के लिए कुछ अपन जिस तरह के परिवेश में रहते हैं वो भी आवश्यक है। मैं ऐसे परिवेश में रहता हूँ जहाँ पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। मैं अपनी गाय रखता हूँ और देसी गाय का दूध पीता हूँ, बरसात का पानी पीता हूँ। ये फ्लोराइड वाला या जो है ना जो कठोर पानी है वो मैं नहीं पीता। मेरे फार्म पर एक बहुत बड़ा बगीचा लगा हुआ है, यानी ऑक्सीजन की एक प्रचुरता है। जैसे अभी ऑक्सीजन के लिए कोरोना काल में काफी संकट आया था, लेकिन मैं ऑक्सीजन के एक बहुत बड़े भंडार के बीच में रह रहा हूँ। तो बहुत सारे कारण है, तो हर तरह का संतुलन आवश्यक है। आपसे बात करके मुझे ये लग रहा है, अंतिम बात में भी बताई कि लोगों को अपने आसपास का परिवेश ऐसा रखना चाहिए जो नेचुरल हो और साथ ही जीवन जीने के लिए। अभी मैंने आप आए थे स्टूडियो तो मैं चाय के लिए बोला तो आपने बोला नहीं मैं चाय नहीं पीता हूँ। क्या लगता है कि ये बहुत सारी चीजें जो आपके जीवन को फिट रख सकती है अपना? बिल्कुल, चाय जिस तरह से हम पीते हैं और जिस तरह से हम बनाते हैं, जो बनाने का तरीका हमारा ठीक नहीं है। जो चाय में से जो पदार्थ निकलता है टेनिन, वो दूध और चीनी के साथ मिलकर एक प्लास्टिक जैसी वस्तु बनाता है जो हमारे पेट के अंदर की सतह पर जाकर जम जाता है और हमारे जो पाचक तत्व निकलते हैं उसको आने से रोकता है। इसलिए जो है ना हमें गैस और एसिडिटी होती है और गैस एसिडिटी से जो है ना हमारे को शरीर में कमजोरी आती है, अपच होती है और अपच से कमजोरी आती है और हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो आप ये चाहते हो कि योग के साथ साथ बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत सारे अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप क्रियाओं के माध्यम से, कुछ योग के माध्यम से हमें बताइए, हमें समझाए, ताकि लोग है या बाकी दर्शक भी। अभी यहाँ दो तरह की क्रियाएं बताएंगे। एक तो अपने प्राण पर नियंत्रण करने वाली क्रियाएं जो प्राणायाम कहलाते हैं, दूसरा अपने शरीर पर नियंत्रण करने वाली क्रियाएं जो जिससे शरीर जो है ना वो मजबूत रहता है। ये दो तरह की क्रियाएं अब हम बताएंगे।
ये अनुलोम विलोम है। ये श्वास रोककर इसके बाद में ओंकार मंत्र बोलने की क्रिया है। इसमें वस्त्री ये वस्त्रिका है, इससे जो है ना फेफड़ों में ऑक्सीजन बढ़ती है। अब आसन, अभी मैं जो करूंगा वो सर्वांगासन है। इसमें खून का प्रवाह दिमाग में और शरीर के निचले हिस्से में बढ़ता है। इससे वो ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। इसमें आप अब धनुरासन, इसमें पीठ में अच्छी लचक आ जाती है। एक और आसन है शीर्षासन। यहाँ जगह कम है, वरना तो सूर्य नमस्कार भी करके बताते आपको। हो गया।